सर लोग कह रहे हैं कि गाली देंगे, फ्री वोट कांग्रेस को देंगे। और भी लोगों का कहना है एमआईएम जितना हो हल्ला कर ले रहेगा तीसरा नंबर पर। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो माइक तोड़ने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो बीजेपी को घर घर तक पहुंचाने का काम किए हैं। मैं पूछता हूं ऐसे नेताओं से कि क्या आपको निसंद्रा घाट नजर नहीं आ रहा है? आप मटियारी दिखाई नहीं दे रहा है? आपको खरखरी भरभरी दिखाई नहीं दे रहा है? बड़ी मेहरबानी होगी अगर वाकई सरकार के करीबी आप हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, तो आपके घर के करीब में निसंद्रा घाट है। परेशानी है वहां के लोगों को, तकलीफ में है वहां के लोग, पुल बनवाइए वहां भी। यहाँ के लोगों ने हम एमआईएम पर विश्वास किया है, अख्तर ईमान साहब पर, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर विश्वास करके 3 लाख वोट दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा घर नहीं जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बात नहीं होता हो। कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं जहां एमआईएम की बातें नहीं होती हो। लोग अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रियाज राही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। आज हमारे खास मेहमान हैं प्रखंड बहादुरगंज के प्रखंड अध्यक्ष एआईएमआईएम के तौसीफ साहब। उनसे बात करेंगे, कई सवालात हैं, बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, आज मुलाकात हुई तो क्या कुछ चल रहा है। 4 विधायक इनके एमआईएम से आरजेडी में चले गए और अभी अख्तर साहब जो हैं, अख्तरुल ईमान जो बिहार सदर हैं और सांसद महमूर के विधायक हैं, उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है और आगे का क्या प्लानिंग है, इन सभी बातों के साथ। क्योंकि कई बातें आती सोशल मीडिया में, बार बार ये बातें आती हैं कि एमआईएम के कार्यकर्तागण बहुत ज़्यादा गालीबाज हैं, गाली देते हैं। और कुछ दिन पहले एक मामला और आया कि एमआईएम के कोई ख्वाजा हरमूज नाम है उनका, और वो मास्टर मुजाहिद साहब से सवाल करने लगे तो उसका माइक को लेकर के फिर फेंक दिए, तोड़ दिया गया। इन लोग का आरोप है कि मास्टर मुजाहिद साहब उनके जो माइक हैं उसको तोड़ दिए हैं। क्या सच्चाई है, क्या इस बारे में इनको कोई जानकारी है, क्या मामला था, बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई कि आप हमारे पास आए और अभी 2024 के मद्देनज़र क्या कुछ किशनगंज जिला के अंदर चल रहा है उसकी जानकारी के लिए आप हम तक पहुँचे। आपका और आपके सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर सवालात बहुत सारे हैं, विधायकों का जाना सबको पता है, विधायक चले गए, उसके अलावा भी आप लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। कैसी तैयारी है, क्या कुछ होने वाला है इस बार? देखिए सर, आना और जाना तो लगे रहेगा और हमारी पार्टी में जाने वाले के लिए भीड़ कम, आने वाले का हम हमेशा स्वागत करते हैं। और लोगों ने एक विश्वास और उम्मीद के साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक को यहाँ जिताए थे। पिछले दिनों क्या घटनाक्रम रही, क्यों विधायक चले गए, क्या कुछ हुआ, ये अब कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। और हम लोगों के लिए भी अच्छा हुआ है कि हदमदी से अच्छा है कि उल्टी हो जाना। अच्छे हुए ऐसे लोग चले गए, लेकिन आज भी पूरे जिला के अंदर ही नहीं, पूरे सीमांचल में, पूरे बिहार में मजलिस के जो वोटर थे, मजलिस के जो सपोर्टर थे, मजलिस के जो चाहने वाले थे, जस के तस वो टिके हुए हैं। और इंशाअल्लाह आप 2024 में देखेंगे। ये आपको लग रहा है? हमको नहीं लग रहा है, पूरे क्षेत्र की आवाज है ये। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के साइड में, आप देख रहे होंगे कि जगह जगह चौक चौराहों पे सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई चर्चा हो रहा है तो मजलिस की चर्चा हो रही है, अख्तरुल ईमान साहब का चर्चा हो रहा है। ये आप कह रहे हैं? ये मैं नहीं कहता, क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। सर लोग कह रहे हैं कि गाली देंगे, फ्री वोट कांग्रेस को देंगे। ये बातें पुरानी हो गई। ये जो बातें थी आज से कुछ साल पहले की थी, जब लोगों को देश और दुनिया की जानकारी घर तक नहीं मिल पाती थी। चंद लोग जो है आते थे गांव समाज में और वो कह देते कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में बूढ़े, नौजवान, बच्चे, यहां तक कि हमारी माँ बहनें जो चूल्हा में खाना बनाती है वो भी साथ में मोबाइल रखकर देखती है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए ये पुरानी बातें हो गई है। और आपने तो खुद देखा, आप देखे कि 2019 में हम लोगों ने 3 लाख के आसपास वोट लाने का काम किया, फिर 2020 में रिजल्ट क्या रहा सबके सामने में है। अब फिर 2024 में देखेंगे इंशाअल्लाह। 2019 में आप लोग भी सोशल मीडिया में जीत रहे थे, सब जगह जीत दिखा रहे थे, लेकिन तीसरे नंबर पे गए हैं। और इस बार भी लोगों का कहना है
एमआईएम जितना हो हल्ला कर ले, रहेगा तीसरा नंबर पर। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो माइक तोड़ने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो बीजेपी को घर घर तक पहुंचाने का काम किए हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी सत्ता हासिल करने के लिए आपस में फूट डालते हैं। ये वही लोग हैं जो सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए हैं कि वहां उनको अवाम की मसाइल समझ में नहीं आता है। ऐसे इल्जामात वही लोग लगाते हैं। वरना मैं नहीं समझता कि क्षेत्र के लोगों के बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, अख्तरुल ईमान साहब की, असदुद्दीन ओवैसी साहब के करेज में कोई असर पड़ा है। माइक तोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो अपने जगह में गलत क्या है? सवाल वर्तमान से किया जाता है। अगर पूर्व से करेंगे उस पर भी एमआईएम के कोई सदस्य नहीं कहेंगे उसको हम, बल्कि उसको एक पदाधिकारी कहेंगे, क्योंकि वो अपने प्रोफाइल में एमआईएम डायरेक्टर, सब डिवीज़न डायरेक्टर लिख के रखते हैं। और ऐसे में जाकर के एक पत्रकार का भेष लेकर के पहुंचेंगे तो कोई भी उसका माइक तो हटाएगा ही ना सर। माइक तोड़ने की बात कर रहे हैं आप। देखिए सर, हर व्यक्ति को, चाहे वो पत्रकार हो, यूट्यूबर्स हो, एक वोटर हो, एक आम जनता हो, हर किसी को सवाल करने का अधिकार है। और आपने जो हमसे सवाल किया कि अभी जो प्रेजेंट में है उससे सवाल किया जाए, बिल्कुल उनसे भी सवाल करना पड़ेगा और करते हैं लोग सवाल। आप जैसे जो पत्रकार है सबसे सवाल करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि जो अपने आप को सरकार के खास में से बताते हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी बताते हैं, क्या मैं उनसे सवाल नहीं करूं? मैं पूछता हूं आपके माध्यम से, खाड़ी पुल और रसौली पुल का जो मामला है वो आज का मामला नहीं है। दुनिया जानती है, दुनिया ने देखी है कि खाड़ी और रसौली का पुल बीच नदी में बने हुए 10-12 साल हो गए। लेकिन क्या वजह है कि अप्रोच नहीं बन पाया, जिसकी वजह से लोगों को 50-50 किलोमीटर घूम के जाना, सफर तय करना पड़ता है। आखिर आज जो खाड़ी पुल में जाके हंगामा कर रहे हैं, खाड़ी पुल में जाके दंगा करा रहे हैं, सत्ता में वो रहे, सरकार में भी रहे, क्यों नहीं अमूर के मसाइल हल हुए? आखिर क्या कारण है कि 2019 में, 2020 में अख्तरुल ईमान साहब को वहां के लोगों ने अमूर ले जाकर 1 लाख से अधिक वोट देकर जिताने का काम किया है, और अख्तरुल ईमान साहब अपने वादे के मुताबिक 10-12 साल से पड़े हुए पेंडिंग काम को करवाने का जो काम कर रहे हैं, तो आज बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं पूछता हूं ऐसे नेताओं से कि क्या आपको निसंद्रा घाट नजर नहीं आ रहा है? आप मटियारी दिखाई नहीं दे रहा है? आपको खरखरी भरभरी दिखाई नहीं दे रहा है? बड़ी मेहरबानी होगी अगर वाकई सरकार के करीबी आप हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, तो आपके घर के करीब में निसंद्रा घाट है, परेशानी है वहां के लोगों को, तकलीफ में है वहां के लोग, पुल बनवाइए, वहां भी मटियारी में बनवाइए, खरखरी भरभरी में बनवाइए। फिर फोटो खींचने की नहीं, लोग फोटो खींचकर कसीदा पढ़ने का काम करेंगे। बहुत सारे मसाइल हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई ग्रामीण उसे बुलाए तो ना जाए? नहीं, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। लेकिन अगर ग्रामीण के कहने पर जिस काम हो रहा है वहां जाते हैं, तो फिर ऐसे जगहों पर भी जाएं जहां के लोग परेशानी में हैं, जहां लोगों को पुल की जरूरत है, जहां लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है, जहां बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, ऐसे जगहों पर भी जाना पड़ेगा। उनका कहना है कि हम हर वो जगह जाते हैं जहां से हमें बुलावा आता है, जहां पे कुछ अनियमितता होती है, जहां पे कुछ कमी होती है। ठीक है, अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, स्वागत है आपका। लेकिन तो वहां पे भी तो वही वजह से गए थे ना, लगभग 150-200 ग्रामीणों के साथ गए थे वहां पे। वो ग्रामीणों की चाह थी कि वो आए, फिर वहां पे काम भी अनियमितता दिख भी रहा है, तो आप फिर उसको किस तरह से गलत कह सकते हैं? तय आपको करना पड़ेगा कि आप ग्रामीणों के बुलाए पे जा रहे हैं तो क्या करने वहां जा रहे हैं? वहां की अनियमितता को उजागर करने जा रहे हैं, या अपने लोगों द्वारा वहां जो है मामला को उलझाने के लिए जा रहे हैं, वहां के काम को अवरुद्ध करने के लिए जा रहे हैं? अगर आपसे किसी ने सवाल कर दिया तो आपको जवाब देना था। अगर आपके पास जवाब नहीं था तो उसको दूसरे तरीके से काट देते, जवाब नहीं देते। लेकिन जिस तरह से वहां जाके खाड़ी पुल में हो हंगामा हुआ, यह कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी दल के भी हो, किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर इस तरह की जो हरकतें हो रही है, ये निश्चित तौर से आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। क्या सही क्या गलत आम जनता देख रही है, आम जनता जानती है। आज लगभग 4 दिन से ये मामला चल रहा है, खाड़ी पुल वाला मामला। इस मामले पे बात हो गई। सर, लोकसभा की क्या तैयारी चल रही है इस बार? क्या इस बार भी सिर्फ हो हल्ला चलेगा सोशल मीडिया में? क्या इस बार भी जमीनी पकड़ आप लोगों की उसी तरह रहेगी कि
3 लाख भी वोट नहीं ला पाए और तीसरे नंबर में अटक गए आप लोग। देखिए राज भाई, जैसे कि आपको हमने पहले ही कह दिया कि ये बातें पुरानी हो गई। हम 3 लाख वोट उस समय लाए हैं जब एमआईएम को लोग नहीं जानते थे, जब पतंग के निशान को लोग नहीं पहचानते थे। लोगों को यह भी जानकारी नहीं थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के कर्ता धर्ता कौन है। ऐसी परिस्थिति में हमने 3 लाख वोट लाने का काम किया है। यहाँ के लोगों ने हम MIM पर विश्वास किया है, अख्तरुल ईमान साहब पर, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर विश्वास करके 3 लाख वोट दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा घर नहीं जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बात नहीं होता हो। कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं जहां MIM की बातें नहीं होती हो। लोग आप पे विश्वास क्यों करेंगे, क्यों वोट करेंगे? 4-4 विधायक, 5-5 विधायक दिए यहाँ के लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने अपने विधायकों को नहीं संभाल पाया, तो क्यों वोट करेंगे आप लोगों को यहाँ के लोग? देखिए 70-75 सालों में सीमांचल के लोगों ने, किशनगंज के लोगों ने सिर्फ सरकार बनाने और सरकार गिराने का काम किया है। हमने हमेशा वोट जो है खौफ में, डर में, दहशत में दिया है, लेकिन अब जो है वो डर, दहशत, खौफ जो है लोगों को दिल से निकल चुका है। लोग देख रहे हैं कि आज कहीं भी दलितों पर, अक़लियतों पर, मजलूमों पर, आदिवासियों पर अगर कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो सबसे पहले अगर आवाज कोई बुलंद करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अख्तरुल ईमान साहब हैं। लोगों ने आज देखा है और देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे पूरे देश और प्रदेश में आए दिन नई कोई ना कोई बीजेपी द्वारा शगुफा जारी किया जाता है और सेकुलर पार्टियां जो है वो खामोश मौन धारण कर लेती है। उनको डर होता है कि अगर हम माइनॉरिटीज के बारे में कोई इशू में कुछ बोलेंगे तो हमारे जो है वोट खिसक जाएंगे। इस डर से वो खामोश रहते हैं। इसलिए लोगों ने 19 में भी हम पर विश्वास किया, 20 पे भी विश्वास किया और इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान साहब की जो मेहनत है, घर घर वो पहुंच रहे हैं। हर जगह जो हमारा संगठन अपना काम कर रहा है, 2024 में लोग हमें निश्चित वोट देंगे और अपनी दुआओं से नवाजेंगे और अख्तरुल ईमान साहब को आवाज बुलंद करने से क्या होगा सर? आवाज बुलंद हमेशा करते हैं, लेकिन उससे क्या मिला जनता को, यहाँ के लोगों को? जबकि ट्रिपल तलाक में भी आवाज उठाए थे, NRC में भी उठाए, हर मामले में उठाते हैं, लेकिन आवाज उठाने से क्या मिलता है? आवाज उठाने के बाद तो मुद्दा हट नहीं आता है, बिल पास नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। बिल तो पास हो जाता है ना सर, ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया तो आवाज उठाने से क्या होता है? देखिए बहुत सारे मामले ऐसे हैं, बहुत सारे कानून पहले भी पास हुआ करते थे, वो आम जनता तक पहुंच नहीं पाती है। आपने कहा ट्रिपल तलाक का मामला, सरकार ने ट्रिपल तलाक का जो मामला जबरन थोपने की कोशिश की या हमारे ऊपर थोपे। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मामले को लोगों के बीच में नहीं आते तो हमें और हमारे लोगों को जानकारी नहीं होती कि सरकार ने क्या नियम और क्या लागू किया। हम जो है गफलत में रहते और आए दिन हमारे ऊपर तरह तरह का कोई ना कोई नया मुसीबत आ जाता। आज अगर ओवैसी साहब के द्वारा मुद्दा को उठाया गया, घर घर तक मामला पहुंचा, आज हमें अगर जानकारी हो गई है तो हम उसी हिसाब से उस काम को करते हैं ताकि हम कानून के भी नज़र से बचे और जो हमारे प्रति ये कर रहे हैं, हमें मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी हम बच पाएं। तो कहीं ना कहीं आवाज उठाने का फायदा हो रहा है। अगर आवाज उठाने का फायदा नहीं होता तो पिछले दिनों तेजस्वी यादव जी 200 करोड़ की घोषणा नहीं करते। अगर आज आवाज नहीं उठता तो बहुत सारे काम जो फ्लड फाइटिंग का हो रहा है नहीं हो पाता। इसलिए आवाज, हक की आवाज तो आपको करनी पड़ेगी। जब फ्लड फाइटिंग की बात करते हैं तो जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो MIM छोड़ के राजद में गए, तो वो तो उनके द्वारा काम हो रहा है ना। ठीक है, उनके द्वारा काम हो रहा है, मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। काम किन्हीं के द्वारा हो, काम होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये जो इलेक्शन हम लोग लड़े थे वो आज RJD में चले गए हैं, लेकिन फ्लड फाइटिंग का जो मामला है उस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा था और कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि भाई मेरी जीत होगी तो मैं ऐसे कामों को कराऊंगा। बिल्कुल करा रहे हैं, अच्छी बात है, अब कराना भी चाहिए। हर वो काम जिससे आम जनता को सहूलत मिले बिल्कुल कराना चाहिए। लेकिन सर आप कभी हैदराबाद गए हैं? सर हैदराबाद जाने का कई ऐसे मौके आए, लेकिन चूंकि अपने घरेलू कुछ मामलात होते हैं, घरेलू कामकाज में रहते हैं, इसलिए अब तक नहीं जा पाया। देखिए इंशाअल्लाह अगर पूर्व मिला तो जरूर जाएंगे। पूर्व विधायक का कहना है कि हैदराबाद जाइएगा तो उस
हैदराबाद संसदीय क्षेत्र से जो आपके सदर हैं उनका और सिकंदराबाद दोनों में बहुत अंतर है। सब कुछ सिकंदराबाद में है, हैदराबाद में तरक्की नहीं है। अब तो भाई देखिए, बड़े लोगों की बड़ी बात है। अब जो है नालंदा का सुविधा हम किशनगंज में खोज रहे हैं। मेरा भी तो सवाल है कि शीशे का पुल कौन बना रहे हैं? हर 5 किलोमीटर पे गंगा पे पुल बन रहा है, लेकिन किशनगंज में एक महानंदा ब्रिज है, उसके अलावा आज तक एक ब्रिज नहीं बन पाया है। ये तो हम लोगों का भी जो है मुख्यमंत्री पर डायरेक्ट इल्जाम है कि आप सिर्फ अपने नालंदा और पटना को चमकाने में लगे हुए हैं। सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए आपने क्या किया? अब तक आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो अब रही बात, जो इस तरह की बातें करते हैं कि हैदराबाद में कुछ नहीं हो रहा है, तो वो शायद हमको लगता है कि आंख बंद करके हैदराबाद गए होंगे। उनको आंख खोलकर हैदराबाद जाना चाहिए। हैदराबाद में जो हमारे यहाँ के बच्चे रहते हैं, हमारे यहाँ के जवान रहते हैं, उनसे उनको जानकारी लेना चाहिए। अगर हैदराबाद में विकास नहीं हुआ होता, हैदराबाद में काम नहीं हुआ होता, तो आज कई दशक से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके पूरे खानदान के लोग वहां से जीत रहे हैं और वहां के सरकार में उन लोगों की भागीदारी होती है। वहां के लोगों का मोहब्बत, लोगों का प्यार बना हुआ है, वो बरकरार नहीं रहता। सर 8 साल हो गया एमआईएम का यहाँ पे आने का। यहाँ के लोगों ने एक बार विधायक बनाया, फिर 3 लाख वोट सांसद में दिए, 4-5 फिर विधायक दिए, लेकिन जनता को आप लोगों ने क्या दिया? ये बहाना मत मारिएगा कि विधायक भाग गए, क्योंकि विधायक को देख करके वोट नहीं किया था। आप ही लोग का कहना है, ओवैसी को देख करके किया था, अब्दुल ईमान को देख के किया था। जब लोगों ने विश्वास जताया तो लोगों के लिए आप लोगों ने क्या किए? निश्चित तौर पर आपका यह सवाल जायज है कि लोगों ने एमआईएम पर विश्वास किया और असदुद्दीन ओवैसी साहब पर काफ़ी उम्मीदें हैं। कल भी उम्मीद थी और आज भी उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह जहाँ तक हमें उम्मीद है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने स्तर से सीमांचल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आने वाले समय में भी बहुत कुछ करना वो चाहते हैं। लेकिन हर इलेक्शन में लेकिन चूंकि जब कोई औलाद, माँ बाप अगर किसी औलाद को पढ़ा लिखा कर लायक बनाता है और वो औलाद अगर माँ बाप से जो है नालायकी कर देता है, वो नालायक औलाद निकल जाता है, तो माँ बाप का दिल थोड़ा सा छोटा हो जाता है, उनके ठेस पहुंचता है। तो इसी तरह से जब हमारे 4 एमएलए आरजेडी में चले गए, तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को भी एक झटका सा लगा था और अब जो है उससे वो आगे बढ़कर सीमांचल के लिए सोच रहे हैं। चाहे यहाँ बाढ़ का मामला हो, चाहे यहाँ किसी तरह का कोई त्रासदी होती है, किसी तरह का कोई मसलो मसाइल होता है, तो ओवैसी साहब अपने स्तर से यहाँ मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ओवैसी साहब के द्वारा यहाँ बहुत कुछ देखने को हम लोगों को मिलेगा। क्या कुछ मिलेगा सर? अब तक तो ना ओवैसी स्कूल बना, ना ओवैसी हॉस्पिटल बना, कुछ भी नहीं बना है। यहाँ तक कि यहाँ के लोग जब वहाँ पे इलाज करने जाते हैं तो उनसे भी उसी तरह पैसा हटाया जाता है जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इल्जामात है। देखिए, ये सब इल्जामात हैं। आपके सर साहब का एक ऑडियो रिलीज भी हुआ था इस मामले में। देखिए, ये सब इल्जामात है। देखिए, हर संस्था का जो होता है अपना रूल रेगुलेशन होता है। चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेजेस हो, सबका अपना अपना एक रूल रेगुलेशन है और उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही काम होता है। लेकिन जब से ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ आई है, तब से लोग जानने लगे हैं कि ओवैसी साहब के हॉस्पिटल में इलाज होता है और हमारे यहाँ के लोग जाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, और जाते हैं, सफल इलाज भी होता है उनका। और जहाँ तक मदद हो पाती है सदर साहब का, जहाँ तक हो पाता है, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ कि 1-2 मामले ऐसे भी थे मेरे क्षेत्र के कि मैंने मुझसे लोगों ने कांटेक्ट किया और मैंने फिर वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, माजिद भाई लोग हैं, उन लोगों से संपर्क किया और जहाँ तक हो सका उन लोगों ने मदद की और उनके काम को करने का काम किए हैं। तो अब रही बात है कि 100% रिजल्ट तो कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन जहां तक हो पाता है हम लोगों की तरफ से मदद पहुंच रही है। सर कहा जाता है कि एमआईएम के कार्यकर्तागण कुछ ज़्यादा जज्बाती हैं और गाली गलौज बहुत ज़्यादा करते हैं। लोगों का आरोप है इसमें, यानी किसी भी मुद्दे पे कोई बात करे, कोई भी अगर एमआईएम के सपोर्ट में करे तो ठीक है, लेकिन एमआईएम के खिलाफ में एक भी वो बात बोला जाता है, एक भी वर्ड बोला जाता है, तो उस समय वो लोग गाली गलौज पे उतर जाते हैं और कमेंट भर के गाली देते हैं। क्या सच्चाई है? अच्छा देखिए, अब मान लीजिए एमआईएम जिंदाबाद कहना, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद कहना, ओनली फॉर एमआईएम बोलना, अपने नेता की तारीफ करना, अगर लोगों को लगता है कि ये गाली है तो फिर ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं तो नहीं देखता हूं, मैं भी सोशल साइड में रहता हूं, मैंने तो नहीं देखा कि कभी कोई लड़का गाली बकता हो। हाँ, एक आध लड़के ऐसे हो सकते हैं जो विरोधी खेमा से हैं, वो एमआईएम को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की हरकत अगर करते हैं तो उसमें हम एमआईएम को कसूरवार नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि मेरे जो एमआईएम के जिम्मेदार हैं,
हमारे जो चुने हुए लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम नहीं समझते हैं कि इस तरह की छोटी हरकत वो करते हैं। हाँ, एमआईएम के नारे वो जरूर बुलंद कर सकते हैं, ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब के नारे को लब्बैक कह सकते हैं, लेकिन वो गाली गलौज कभी नहीं कर सकते हैं। ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम है और एक विरोधियों के पास कुछ बचा नहीं है। सिर्फ एमआईएम को बदनाम करने के लिए और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ के जब से एमआईएम यहाँ आई है तब से सो कॉल्ड सेकुलर जो पार्टियां हैं उनके पेट में ऐंठन और दर्द चालू हो गया है। और वो जब उनकी जो जमीन है, सियासी जमीन खिसक चुकी है, तो अपनी जमीन को तलाश करने के लिए उनके पास एक ही मुद्दा बचा हुआ है, वो है एमआईएम, वो है अख्तरुल इमान, वो है असदुद्दीन ओवैसी, वो है एमआईएम के कार्यकर्ताओं को ओल झुलुल बोलकर बदनाम करना। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, लोगों का कहना है कि आपके संगठन जिस तरह थे पहले, उस तरह संगठन मजबूत नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, संगठन जिस मजबूती के साथ में कल हमारी खड़ी थी, आज भी हमारा संगठन उसी मजबूती के साथ खड़ी है। और सभी पंचायतों में, सभी वार्डों में हमारे लोग हैं। हम लोगों ने उन लोगों से संपर्क किया है और लोग समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बगैर बरसात के आप रुकनी नहीं कर सकते हैं, उस तरह से समय से पहले आप वोट भी नहीं डाल सकते हैं, इलेक्शन की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। लोग इंतज़ार कर रहे थे और अब जो है धीरे धीरे इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, 2024 नज़दीक आ रहा है, तो हमारे जो लोग हैं वो अब फिर एकजुट हो रहे हैं। संगठन पे हमारा काम चल रहा है, जगह जगह गांव में हम लोग भी जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी संगठन मजबूती के साथ में थी और मजबूती के साथ में आज भी है। पूर्व विधायक बहादुरगंज का कहना है कि हिंदू मुसलमान करने वाली राजनीति करती है एमआईएम, और एमआईएम जैसी पार्टियों पे बैन लगनी चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एमआईएम हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हाँ, एमआईएम हिंदू और मुस्लिम की बात करती है, लेकिन बात क्या करती है? जहां मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी होती है वहां मुसलमानों के हक की बात करती है, जहां दलितों की नाइंसाफ़ी की बात होती है वहां दलितों के इंसाफ की बात करती है, जहां मजलूमों की नाइंसाफ़ी की बात होती है वहां उनके इंसाफ की बात करती है। जहां भी देश के अंदर, चाहे वो किसी जाति, धर्म, समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, उनके साथ में अगर नाइंसाफ़ी होती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब सामने आकर उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, सरकार की नज़र से नज़र मिलाकर बात करते हैं। और इसको अगर लोग धार्मिक एंगल से देखते हैं तो उनका अपना नज़रिया है, अपना सोच है। रही बात बैन लगाने की, तो मैं ऐसे लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी को जब ज़रूरत पड़ी थी तो वो दारुसलाम गए थे, अपनी सरकार को बचाने के लिए, मदद मांगने के लिए गए थे, ना कि बैंड लगाने के लिए गए। जब इंदिरा गांधी बैंड नहीं लगा सकी, मनमोहन सिंह जी नहीं लगा सके, अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं लगा सके और आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी नहीं लगा सके, तो आप और हम क्या चीज़ है? बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं, इल्ज़ाम लगाने का तो कोई भी किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन तथ्य के साथ में आप बात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ तौसीफ साहब थे, एआईएमआईएम के प्रखंड अध्यक्ष, उनसे बातें हो रही थी, आप लोगों तक संवाद पहुंचा रहे थे हम। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त रियाज रही, खुदा हाफिज़।